हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो पिछले एपिसोड में हमने सवाल उठाया था कि जब मिडिल कास्ट मध्य जातियाँ दलितों के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई हैं, जगह जगह दलितों पर इनके द्वारा हमले हो रहे हैं, तो दलित समाज के लोग मंडल कमीशन को लेकर इतना पागल क्यों हो गए थे। आपको एक स्लोगन याद होगा, दीवारों पर सड़कों के किनारे खूब लिखा जाता था बामसेफ की तरफ से, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और मेरी समझदारी में मंडल लागू करने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्रयास किसी ने किया होगा तो वह बामसेफ था। बामसेफ ने जी जान लगा दिया, मंडल कमीशन लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। ब्लू कलर से ये नारे पूरे नॉर्थ इंडिया में लिखे गए थे। हम तो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से आजमगढ़ के बीच की बात कर सकते हैं। आपको याद होगा, मंडल लागू होने से के तुरंत बाद जो सबसे बड़े चेहरे मंडल आयोग के समर्थन में थे वो रामविलास पासवान थे। तो दो बड़े दलित नेता नॉर्थ इंडिया के मान्यवर कांशीराम और मान्यवर रामविलास पासवान मंडल आयोग लागू कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो यह ऐसा कैसे हो सकता है कि दलित नेता जो मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए मरे जा रहे थे, उन्होंने मंडल कमीशन के पहले ही वॉल्यूम में जो राष्ट्रपति महोदय को लिखा हुआ चिट्ठी थी उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। जो नोट ऑफ डिसेंट दलित लीडर LR नायक एक्स MP ने दिया था उसको उन्होंने पढ़ने का प्रयास नहीं किया। जो वार्निंग दी थी LR नाइक साहब ने कि ये मध्य जातियाँ आक्रामक होती जा रही हैं, जो सलूक इनके साथ अपर कास्ट ने किया था वही सलूक वह अपने से नीचे के लोगों के साथ करती हैं। तो क्या दलित नेताओं ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बगैर पढ़े, बगैर समझे, आंख बंद कर पूरी दीवानगी के साथ इसका सपोर्ट कर रहे थे? अब जो मैं जैसा इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, तो जो इन नेताओं का वैचारिक इतिहास रहा है उसमें बहुत सारा पेरियारवाद उसमें भरा है। पेरियार तमिलनाडु के एक बहुत बड़े सोशल रिवोल्यूशनरी थे जिनका मानना था कि
ब्राह्मण को सत्ता से हटाना और पिछड़ी जातियों का सत्ता में आना तमिलनाडु समाज के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। बाबा साहब ने पेरियार के साथ एक दो फोटो खिंचाई हैं, अदरवाइज बाबा साहब बहुत एक्साइटेड नहीं थे। और जैसा कि अब पता चलता है, पेरियार साहब को लगता था कि सारी बुराइयों का जड़ ब्राह्मण है, न कि ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का शिकार पिछड़ी जातियां भी हो सकती हैं। पिछड़ी जातियां तो कई बार ब्राह्मणों से अधिक ब्राह्मणवाद फॉलो करती हैं। मेरे इलाहाबाद के किसी दोस्त का ये कहना है कि वैसे तो मीडिया में अपर कास्ट के लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएं तो कुंभ मेला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंट्रल इंडिया से थे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान जातियों से थे। तो जो हमारे नेताओं ने भले ही बड़ी ईमानदारी से वो सोच रहे हों, मैंने भी अपनी लाइफ में बड़ी ईमानदारी से बहुत सारा काम किया है और मुझे उस पर बहुत सारी चीज़ों पर रिग्रेट होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो मुझे अमेरिका जाने का रास्ता मेरे लिए साफ था, लेकिन मैं अमेरिका जाने की बजाय गांव देहात चला गया क्रांति करने के लिए। तो यह विचार मेरे प्रिय दर्शक, इसको एक बार आप फिर से सुन लीजिए। ब्राह्मण को सत्ता से हटा देने से दलितों की भलाई हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है। बल्कि ब्राह्मण जब हटता है तो उसकी जगह किसान जातियां आती हैं, कुर्सी छीनती हैं और बाकी जगह फिर छीनती हैं और दलितों को नीचे जो है वो धकेलती रहती हैं। उनमें एक तरह की इच्छा पैदा होती है कि अब जिस ज़मीन के मालिक पहले अपर कास्ट के लोग थे, अब उस ज़मीन के मालिक हम हो गए हैं। तो जिस तरह से दलित उनको पहले सलामी करते थे, वैसे ही सलामी हमको करें। दलित चूँकि ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ज़माना बदल चुका है, इसलिए दलितों के प्रति इनमें एक ईर्ष्या बढ़ती रहती है। बाद में ये ईर्ष्या हिंसा के रूप में बदल जाती है। तो यह वामसेफ की उस समय जो सोच थी कि पिछड़ों का अधिकार जो है दिलाया जाए, और जब पिछड़े लोग आ जाएंगे नौकरियों में तो दलित और पिछड़े मिल करके ब्राह्मण सत्ता को ब्यूरोक्रेसी में चैलेंज करेंगे। मेरी समझ से जो गलत साबित हुआ है। अखिलेश यादव मिडिल कास्ट से आते हैं और दलितों के खिलाफ जितने फैसले उन्होंने किए होंगे शायद किसी ने नहीं किए होंगे। ख़ास तौर से प्रमोशंस में जो आरक्षण की बात थी, जितना डिमोशन किया होगा भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में दलितों का जो प्रमोट हो चुके थे, डिमोशन नहीं हुआ है। तो यह सोचना कि दलित और ओबीसी इकट्ठा हो जाएंगे तो दलितों को उठा करके अपने कंधे पर पूरे देश दुनिया में घूमेंगे, हमारा नया शासक, वह गलत साबित हो चुका है। जो भी दलित आपको मंडल के पक्ष में बात करते हुए दिखाई पड़े तो बहुत गौर से देखिए कि वह दलित
किसकी लड़ाई लड़ रहा है, क्यों दलित ओबीसी की लड़ाई लड़े। दलित की तो बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। दलितों को आज भी शादी के दिन घोड़े से उतार दिया जाता है। तो दलित दूसरों की लड़ाई क्यों लड़े। और यह भी ध्यान देने की बात है कि जितना जोर जोर से आप मंडल का नारा लगाते हैं, जैसा कि हमारे जीवन काल में हुआ है मंडल कमीशन, जब हम जेएनयू में थे, दलितों ने आके मनुस्मृति जलाई प्रोफेसर नंदूराम के नेतृत्व में जेएनयू के झेलमलान में। तो दलितों ने जिस प्रपोर्शन में ओबीसी की मदद किया, उस प्रपोर्शन में ओबीसी दलितों का दोस्त नहीं बना और अपर कास्ट के लोग उसके प्रपोर्शन से कहीं ज़्यादा दलितों के दुश्मन हो गए। और पहली बार मंडल लागू होने के बाद दलितों के आरक्षण पर जो नेशनल कंसेंसस थी टूट गई और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर दलित लीडरशिप, बाद में इंटेलेक्चुअल्स भी, जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ आगे गई तो पीछे पीछे सब भेड़ हैं, अगर भेड़ कुएं में गिरी तो सारी भेड़ कुएं में कूद जाएंगी। दलित इंटेलेक्चुअल्स भी दलित पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करने लगे। पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल्स एक क्लाइमेट पैदा करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उसको बाध्य होकर के मानती है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ, दलित इंटेलेक्चुअल और अनपढ़ गवार पॉलिटिशियन विचारधारा के लेवल पर कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो दलितों की यह एक ऐतिहासिक भूल थी कि मंडल को लेकर के जो ये नाचने लगे थे, तो अपर कास्ट इनसे नाराज हो गया, आरक्षण पर नेशनल कंसेंसस टूट गई और आज दलितों का कोई भी सोशल क्लास फ्रेंड, हितैषी नहीं है। मंडल कमीशन लागू करवाने में दलितों की जो भूमिका रही है, दलित उसका फल भोग रहे हैं। कई बार हमारे गांव में लोग कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। आप बबुल बोएंगे तो उसमें से आम का फल नहीं निकलेगा। तो दलितों की मंडल कमीशन के सपोर्ट में आगे चलना यह एक ऐतिहासिक भूल थी। और इस भूल की वजह से इक्का दुक्का ओबीसी के लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, दलित मंचों पर आके कुछ भी कहते हैं, अपने समाज में नहीं जाते हैं और समाज में ये नहीं कहते हैं कि दलित हमारा भाई है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब कोई भी अहिर किसी दलित प्लेटफार्म पर आके जोर जोर से ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा हो तो उससे एक बात पूछिए, अपने समाज में जाओ और बोलो, अहिरों लाठी फेंको, कलम पकड़ो, भैंस हटाओ, कंप्यूटर लाओ, दलित समाज के खिलाफ जो माहौल है उसको ख़त्म करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का यह वर्डिक्ट है कि दलित समाज को मुख्य धारा में लाया जाए। पर दलित धोखा खाने के आदी हैं। एक ओबीसी का लीडर किसी दलित प्लेटफार्म पर, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्लेटफार्म हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, आकर अपर कास्ट के खिलाफ जोर जोर से बोलता है तो दलित सोचते हैं ये हमारा भी लीडर है। आज वही आर्टिकुलेट अहिर इंटेलेक्चुअल्स का मथुरा के घटना पर कोई बयान नहीं आ रहा है और वो कभी किसी ओबीसी को आप यह कहते हुए सुना है कि तुम्हारे मंडल में हमारे दलित एलआर नायक की बेइज्जती की गई है और इसीलिए एक दलित इस मंडल की रिपोर्ट को साइन नहीं किया। यह वार्तालाप जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फिर
अगर अपर कास्ट दलितों का नहीं, अगर ओबीसी दलितों का नहीं, तो दलितों को क्या रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगे तो दलित नोट पावर को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, दिए हुए अकाउंट में कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय भारत। वेट करिए अगले एपिसोड में, फिर दलितों के लिए रास्ता क्या बचता है।